इट हैज़ बिगन। आखिरकार इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर ही दिया और अमेरिका को भी अपने साथ इस जंग में खींच ही लिया। खैर, यूएसए भी कोई बच्चा नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को एक जंग की तरफ धकेल दिया। हम लोग इस बारे में पहले भी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं, ईरान एट द क्रॉस रोड्स। पर उस वक्त तक अमेरिका का दिमाग इतना चोमू नहीं हुआ था। देयर वॉज स्टिल सम सैनिटी लेफ्ट इन द पीपल बैक देन। 28 फरवरी को इसराइल और यूएसए ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की अगेंस्ट ईरान एंड पेंटागन नेम्ड इट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। स्ट्राइक इसराइल इनिशिएट करता है सुबह 8:10 पर और उसके पीछे पीछे अमेरिका भी अपना नेवल आर्माडा और रीजनल यूएस बेसिस यूज करके मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट करता है और यहाँ से एक टू एंड फ्रो एक्सचेंज शुरू होता है। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक ईरान के जो की टारगेट्स हिट हुए हैं और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह। ईरान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, प्रेसिडेंशियल पैलेस और स्पिरिचुअल लीडर, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली खामनाई की रेजिडेंसी को स्ट्राइक करके सब्सटेंशियल डैमेज किया गया और एक गर्ल्स स्कूल जिसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 51 बच्चियों की डेथ हो गई है। एंड दिस ऑल विल बी लेबल्ड एज अ collateral डैमेज फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। Yeah, I would like to take a moment because it's already been confirmed by the Iranian authority that the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, has passed away in these strikes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. इस एक डेथ ने रीजन की 40 साल की जियोपॉलिटिक्स को एक दिन में बदल दिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबली, मुस्लिम वर्ल्ड में और स्पेशली जीसीसी कंट्रीज में। और पाकिस्तान भी इस हमले के इम्पैक्ट से इम्यून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सैड 2 days फॉर द वर्ल्ड, यस फॉर द वर्ल्ड। और आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरी स्टेटमेंट से अग्री करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवेंट्स लीडिंग अप टू दिस अटैक, यूएसए एंड इजराइल अटैक ऑन ईरान एंड ईरान रिएक्शन, जो कि हम ऑलरेडी अपनी पुरानी एपिसोड ईरान एट द क्रॉस रोड्स में प्रिडिक्ट कर चुके थे कि अगर ईरान को कॉर्नर किया गया या ईरान पर हमला हुआ तो ईरान का रिस्पॉन्स रीजन में होगा। और वो हम देख रहे हैं कि ईरान रीजन में रिस्पॉन्स कर रहा है। और जो लोग जीसीसी में रहते हैं वो ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो रीजन या कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली या ऑयल सप्लाईज के लिए, वो सारी जीसीसी कंट्रीज है। सो इसराइल की एक बहुत ही पुरानी ज़्यादा विश पूरी कर दी, फाइनली ईरान पर हमला कर ही दिया। दुनिया ने और ऑनेस्टली अमेरिका ने इराक, लीबिया और यमन से कुछ नहीं सीखा। अजीब चोमू है, डूइंग सेम शिट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। लास्ट टाइम इन्होंने इस्लामिक स्टेट्स दी थी, इस दफ़ा पता नहीं क्या नया तोहफा देकर जाते हैं। दोस्तों, इवेंट सुने आप लोग लीडिंग अप टू द शिट शो दैट स्टार्टेड ऑन 28 फरवरी 2026। 22 जनवरी 2026 को पीस बोर्ड बनता है फॉर्मली विद इस्लामिक कंट्रीज इन इट फॉर नेम सेक पीस कीपिंग इन गाजा एंड फ्यूचर इंटरनेशनल बॉडी फॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और 19 फरवरी को ये पीस बोर्ड अपनी पहली मीटिंग करता है जिसमें एक दफ़ा फिर हमारे पॉलिटिशियंस ने उड़ता तीर ही लेने वाली बात की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाकर कहते हैं कि ट्रंप साहब तुसी ग्रेट हो, इस दुनिया में आप ही पीस लेके आएंगे। लाइक डूड व्हाट यार, तुमने चाटनी है तो तुम चाटो, पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तब नहीं जब आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो। हैव अ स्पाइन, कोई एजुकेटेड स्टांस होता है बंदे का। जस्ट टू प्रोटेक्ट सम पावर सर्कल्स आपने मुल्क को किस रास्ते पे डाल दिया। और इस बोर्ड का हिस्सा होना हमें जंग में कंप्लिसिट बनाएगा सूनर और लेटर। इट इज इनएविटेबल because by signing to be part of this peace board we have agreed to be part of USA's and Israel future global conquest। आप इसराइल और यूएसए को अलग एंटिटी ना समझें। आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस पॉलिसी मेकर्स
कैन नॉट मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। वो अपने बॉसेस को रिपोर्ट करते हैं बैक इन तल अवीव। और दोस्तों, आप लोगों को यूएस पॉलिसी मेकर्स का माइंडसेट समझना है ना फॉर इजराइल, तो आप सिर्फ यूट्यूब पर जाकर टकर कार्सन का इंटरव्यू देख लें विद करंट यूएस एम्बेसडर फॉर इजराइल। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं इस इंटरव्यू का लिंक जो है कार्ड में भी ऐड कर दूंगा, जो स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में शो होगा, और उसको मैं पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग वहां से भी जाके उस इंटरव्यू को देखें। एंड आई विल रिकमेंड आप लोग जरूर देखें। वेयर एम्बेसडर हकेबी रिफर्स टू बिब्लिकल टेरिटोरियल क्लेम्स फ्रॉम नाइल टू यूफ्रेट्स, इट वुड बी फाइन इफ दे टुक इट ऑल। जैसे अंकल अपने डैडी की जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। लेट्स लीव रिलीजन आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ evil soul's bad interpretation of the Bible। क्योंकि अगर हम रिलीजन की बेसिस पर जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे क्लेम्स निकल आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ माई हेड, हिंदुइज्म इज इवन ओल्डर देन 2000 ईयर ओल्ड, इजीली प्रीडेट्स बाइबल। तो इस तरह तो पूरी दुनिया पे क्लेम बनता है हिंदूज का कि उनके भगवान और देवता राज करते थे पूरी दुनिया पर 5000 पहले, तो पूरी दुनिया उनकी है। तो रिलीजन की बेसिस पर लैंड ओनरशिप, लेट अलोन कंट्री ओनरशिप, इज नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन। मेरे ओपिनियन में एशिया में इस वक्त काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं और रिजीम्स हैं इन पावर जो बहुत ही गंदी मिडिवल माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। नाउ हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस अटैक से 2 या 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन इजराइल, जहां ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस कैनेसेट, इजरायली पार्लियामेंट, एंड before his address, he was conferred the Speaker of the Knesset Medal, the highest parliamentary honor in Israel, making him the first world leader out non-Israeli to get that award। इस ट्रिप पर बहुत वाहवाही हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन इजराइल। हिस्टोरिकली इंडिया का स्टांस पैलेस्टाइन की फेवर में रहा है, पर इस वक्त इंडिया में जो रिजीम है या जो पार्टी बीजेपी पावर में है, वो खुद इंडिया को पाकिस्तान बनाने में लगी हुई है। नो डिसरिस्पेक्ट टू माय इंडियन फ्रेंड्स, बट वी हैव सीन इट हैपनिंग इन आवर कंट्री, व्हाट इज राइट नाउ ट्रांसवर्सिंग इन योर कंट्री। और जितना ये इंडिया के लिए बुरा है, उससे ज़्यादा बुरा ये पाकिस्तान के लिए। आज का टॉपिक ये नहीं है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। दे हैव प्लेज्ड टू सॉलिडिफाई देयर टाइज इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है इंडिया पर कि डिड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर न्यू अबाउट द अटैक। और सीन तो बैड पाकिस्तान में भी चल रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट आकर ये क्लैरिफिकेशंस दे रही है कि कोई भी अटैक पाकिस्तान की ज़मीन से नहीं हुआ। Because I've lived in Pakistan 26 years of my life. सोशल फैब्रिक जो पाकिस्तानी सोसाइटी का है, इट्स नॉट द सेम एज ज़ियाउल हक वाला। ये जो जनरेशन है जिसे हम और आप मिलेनियल्स कहते हैं, एंड द वंस आफ्टर दैट, ये एक अलग सोसाइटी में पले बड़े हैं जो इवॉल्व की है। शिया और सुन्नी का जो यैन है वो ज़्यादा पॉलिटिकल मुल्लास का है, नॉर्मल लोगों का नहीं है। और इनकी जो कोर फॉलोइंग है वो लाखों में है और अपोजिंग आवाज़ वो करोड़ों में। इसलिए आप लोग देखो रमज़ान ट्रांसमिशंस में अब ये सारे उलमा साथ बैठे होते हैं, वरना 80s में ये लोग एक दूसरे को टीवी पे गालियां देते थे। तो इसलिए पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलीट इसका पार्ट अगर बनती है तो ये रियलाइज करें या ना करें, बट रिएक्शन यूनैनिमस होगा। ये मेरा एनालिसिस और होप या ट्रस्ट है ऑन द सोसाइटी इन विच आई हैव सीन इवॉल्व टू stand with the right and wrong despite the differences they have politically, ideologically or even spiritually। दोस्तों, यहाँ एक थ्योरी है मेरी। कज इसराइल का प्रोपेगेंडा सिस्टम तो एक्सपोज हो गया बाय द जेनोसाइड इन गाजा, इसलिए जस्ट बिफोर द वॉल दे हैव पार्टनर्ड विद करंट इंडियन रिजीम जो नैरेटिव चेंज कर सकें उनके लिए। कज कंटेंट तो इंडिया में ऐसा ऑलरेडी आजकल बन रहा है। मेन स्केल मीडिया में आप लोग देख लें,
फॉर एग्जाम्पल केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी 2, सलाकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। धुरंधर जैसी मूवी को मैं इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि इट कैन बी सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय ट्रू करेक्टर्स बट नॉट बाय ट्रू इवेंट्स। प्लस इंडियन कंटेंट की जो रीच है वो मुस्लिम वर्ल्ड में और जनरली ग्लोबल पॉपुलेशन में अच्छी है। और ये प्रोपेगेंडा कंटेंट इंडिया में पिछले 14-15 सालों में बनना शुरू हुआ है जब बीजेपी पावर में आई है। उससे पहले इंडिया में ऐसा कंटेंट नहीं बनता था। तो इजराइल के लिए इजी एक्सेस है टू अ एस्टैब्लिश प्रोपेगेंडा सिस्टम। इट इज अ थ्योरी बट प्लॉजिबल। वेल, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये सब तो चल ही रहा था बिल्डिंग अप टू द 28 फरवरी 2026 अटैक। जेरेड कुशनर, स्टीव विक्टॉफ, माइक पॉम्पे, ये सब ईरान से न्यूक्लियर डील निगोशिएट कर रहे थे और ईरान रेडी भी था टू लेट गो ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सिर्फ अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिव रखेंगे और हर साल वो सिर्फ उतना ही यूरेनियम स्टॉक पाइल करेंगे या इनरिच करेंगे जो उनको अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए चाहिए। पर नहीं, इजराइल को तो अपनी विश लिस्ट मनवानी थी बिकॉज इजराइल वांटेड कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अपना लेट गो करे करें, पर उसके साथ साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी लेट गो कर दे ताकि इजराइल जब चाहे ईरान पर अटैक कर सके और ईरान इन रिस्पॉन्स या अपने डिफेंस में कुछ भी ना कर सके। Is it correct or does it make any sense that only one nation in the Middle East has the power or ability to protect its sovereign national boundaries? पर in the end हुआ वही, just to satisfy one country or to say correctly one person, Benjamin Netanyahu, and subsequently President Trump। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएस का अगला इलेक्शन तो नहीं जीतने वाला था, बट इस वॉर की वजह से देयर कुड बी अ चांस कि जो स्विंग वोट होता है वो ट्रम्प को पड़ जाए। ऑल्दो ट्रम्प को इलेक्ट किया गया था नॉट टू गो टू वॉर। तो निगोशिएशन तो एक तरह का टैक्टिक था कि ईरान को इजी किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए ताकि ईरान अपने डिफेंसेस को लोअर करे, क्योंकि इजराइल तो ओपनली पब्लिक में बोल रहा है कि वी हैव प्लान्ड दिस इन मंथ्स विद यूएसए। सो ईरान वाज हिट हार्ड। दे लॉस्ट देयर 40-year-old ऑफ लीडरशिप। वेस्टर्न मीडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, आयतुल्ला was losing power, people were fed up of him, etc etc। दोस्तों, आयतुल्ला अली खामनेई के जनाजा एक विजिबल रिजिलियंस, रिस्पेक्ट एंड लव शो करता है टुवर्ड्स देयर लीडर। जंग चल रही है, अटैक्स, रॉकेट्स, स्टिल लोगों ने ओपन पब्लिकली जनाजा अटेंड किया। दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ईरान हैज लॉस्ट अ बिग चंक ऑफ इट्स लीडरशिप and important defense and government installations. After taking all the damage, Iran took their time to react। और जिस तरह हमने पुरानी वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, ईरान ने सिर्फ इजराइल पर अपना रिस्पॉन्ड नहीं किया, ईरान ने अपना रिस्पॉन्स पूरे रीजन में किया है। जिस टाइम पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 मार्च 2026, ईरान ने अभी तक 1200 मिसाइल फायर किए हैं, जिसमें से 220 मिसाइल सिर्फ इजराइल पर फायर किए। बाकी मिसाइल अक्रॉस द रीजन, यूएस बेसिस इन जीसीसी कंट्रीज। और ईरान कोई एक दो इंस्टॉलेशन पर नहीं रुका। इजराइल में ईरान ने तेल अवीव पे, जेरूसलम में, बैत शमशेश पे, हाइफा में, नॉर्दर्न रीजन्स में। और हाइफा इजराइल की सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलियन पोर्ट है और प्लस अमेरिकन नेवल फ्लीट भी हाइफा पोर्ट के पास खड़ा। साउदर्न नेगव डेजर्ट में टारगेट्स थे जैसे 2 एयरबेसेस, नेफ्टिम एयरबेस एंड हेचरम एयरबेस। माय प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट गुड एट हिब्रू। यूएई में देख लें तो अबू धाबी में अल दफरा एयरबेस को टारगेट किया है, और एक और हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे यूएस पर्सनल रहते हैं उनको, उसको टारगेट किया गया है। दुबई में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं संडे को पाम जुमेरा में फेयरमाउंट होटल पे। प्लाजो वर्साची पे अटैक हुआ है या इंटरसेप्ट हुआ, वो कोई मिसाइल उसके शरैपनल गिरे हैं या वो गिरा है, दैट हैज़ टू बी कंफर्म्ड, बट देयर हैज़ बिन रिपोर्ट ऑफ इंसिडेंट। ड्रोन इंटरसेप्ट किया बुर्जुल अरब के पास, तो बुर्जुल अरब की फसाड को फायर लग गई डिबरी से, जो ड्रोन की जलती हुई डिबरी गिर रही थी।
DXB पर भी ड्रोन गिरा है। गाइज मेरा तो अपना दोस्त रहता है इन दुबई एंड आई हैव क्वाइट अ फ्यू people who live there. I know very good, like friends of mine. They have actually seen missiles going and being intercepted in the skies of Dubai. बहरीन में मनामा में ब्लास्ट हुआ है, स्मोक रिपोर्ट हुआ है। मनामा बहरीन का कैपिटल सिटी है। यूएस का 5th नेवल फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर है और उसको डायरेक्टली हिट हुआ है। ठीक है, कतर में हम देख लें तो दोहा दोहा में मल्टीपल वेव्स ऑफ ब्लास्ट लोगों को सुनाई दी इन द कैपिटल। अल उदैद एयर बेस, वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस एयर बेसिस इन मिडिल ईस्ट, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट हुए हैं। इराक में देख लें, कुर्दिस्तान रीजन में रॉकेट और मिसाइल अटैक किए हैं। एयरपोर्ट और यूएस बेस जो नॉर्दर्न इराक में है, एन अल असद एयर बेस इन इराक। कुवैत अली अल सलाम एयर बेस, जिसपे बहुत सारे मिसाइल भी और ड्रोन भी, लाइक 2 तरह का अटैक सेम प्लेस पे। फिर जो है एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी डैमेज है। सऊदी अरब में रियाद के पास रॉकेट गिरे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे क्या नाम है रॉकेट गिरे हैं, जो कि एक हब है यूएस सऊदी मिलिट्री कॉपरेशन का। जॉर्डन में मुवाफक साल्ती एयरबेस, उस पे क्या नाम है रॉकेट गिरे हैं और ईरानियन स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमने उसको, इट्स बिन टारगेटेड एंड डैमेज वाज लिमिटेड। ओमान में मैं 10 साल रहा हूँ ओमान में। दे हैव ऑलवेज बिन द पीपल ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन नेगोशिएशन टेबल, और इन जनरल टर्म्स देयर रिलेशन विद ईरान और ईरानियन पीपल हैव बिन वेरी गुड। और एक बहुत ही बड़ी शिया कम्युनिटी है ओमान में, द लवाती फैमिली, हाईली एजुकेटेड पीपल इन फाइनेंस एंड लॉ, और ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन अरब नेशन है ओमान। बट ओमान गेटिंग स्ट्राइक इज एन इंडिकेशन। दोस्तों मैंने कहा था जब ईरान कॉर्नर फील्ड करता है तो उसका रिएक्शन पूरे रीजन में होता है। अब ईरान कामाकाजी मोड में चला गया, cause attacking Oman is a warning or indication कि we don't care about the wider regional implications। क्योंकि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा को दुबई से बैठकर लाइव इंटरव्यू दिया कि ईरान हैज द राइट टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी under the UN So Charter. Iran has now responded to the missile strikes, on Israeli targets and U.S. military facilities in the region. What is the legal basis you have for this response? Iran's response is based on the inherent rights of self-defense under Article 51 of the UN Charter. When a state faces an armed attack, it has a right to defend itself and its people and territory. Sitting in a country while they are targeting that country, ये स्टेटमेंट है तो दिस स्टेटमेंट मीन्स समथिंग। और ट्रंप और नेतन्याहू को ये लग रहा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर की आयतुल्ला की डेथ होगी, उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और एक दफ़ा फिर से पब्लिक और ईरान में हार्डलाइनर्स यूनाइट हो गए। मैंने बोला ना, कामाकाजी मोड। अब इट्स क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन दैट इज इवॉल्विंग इन ईरान that Iran has decided that we will not go down like Iraq and Libya. They have used all types of missile, ICBMs, short range, hypersonic missile, Fateh 2। अब उनके पास है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उनको नज़र आ रहा है कि दिस इज अ डू और डाई, सो दे हैव डिसाइडेड दे विल गो आउट बैंगिंग। अब दुनिया को डिसाइड करना है कि इस पागलपन में इजराइल और अमेरिका का साथ कौन देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिकन्स को ये डिसाइड करना है कि इस वॉर में उनको जाना है कि नहीं, क्योंकि ये वॉर विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ अमेरिकन हेजमनी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से साइड चूज़ कर ली है, जबकि ये टाइम था साइडलेस रहने का, नॉन अलाइड रहने का। अब दोस्तों हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सूनर और लेटर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फेसेस वन वे और दी अदर इस जंग का पार्ट बनेंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तालिबान, ISIL, अब उनके बाद क्या नया मिलेगा पाकिस्तान को अमेरिका की एक और जंग में जाके एज अ बाय प्रोडक्ट। चलो एटलीस्ट हमारे कुछ पावर सर्कल्स और लीडर्स की अगली नस्लें, 4-5 और नस्लें
हमारी अगली 4-5 नस्लों पे रूल कर लेंगी with the help of their Israeli bosses. Guys, when I was preparing for this episode and recording for this episode, और जब आप लोग देखेंगे सिचुएशन और चेंज हो चुकी होगी, बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन और डेवलपिंग स्टोरी. तो हम इस स्टोरी के एडेंडम्स डालते रहेंगे ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहें. ये था आज का इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट. तो दोस्तों, सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए.